आज का टॉपिक रहेगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जैसा कि इनमें हमने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन रहेंगे वो कौन से रहेंगे आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स एंड वीकली पोलर इथर से ज़्यादा होगा। यानी हाइड्रोकार्बन जो होंगे या इथर जो होंगे इनसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड यहाँ पोलर होता है और बॉन्ड पोलर होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होंगे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। इस पे स्लाइटली डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसकी वजह से यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड और कीटोन का वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मास वाले हाइड्रोकार्बन और इथर से ज़्यादा होगा। और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल से तो अल्कोहल से इनका कम होगा। अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से कम होगा, तो यानी अल्कोहल का जो होगा वो इनसे ज़्यादा हो जाएगा। कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले अल्कोहल से इनका ज़्यादा हो जाएगा। और अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है। अब बचे अमीन, अगर अमीन को मैं लेकर के चलूँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो उस केस में अगर इनको मैं रखूँ तो यहाँ रखूँगा अल्कोहल के बाद। तो यहाँ पे आप एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन उनके मॉलिकुलर मास कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और इथर से ज़्यादा होगा, लेकिन अमीन से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। अब इनसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है और इनमें अमीन्स के अंदर अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनसे कम हो जाएगा। इन दोनों में मैंने बता ही रखा है, इनका आपको बताया था अप टू 4 कार्बन जो होगा वो इनका ज़्यादा होता है और उसके बावजूद इनका ज़्यादा हो जाता है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इथर वाले केस के अंदर। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंट इसमें होता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट अमीन से इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब अगर कंपेयर करें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अगर आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं CH3CH2CHO दैट इज प्रोपेनल, और एक आप लेते हैं प्रोपेनॉन, ये आइसोमेरिक है। तो आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होता है एल्डिहाइड से। इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप। आपको ये पता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप होगा और जो कीटोन होंगे यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे जो इस कार्बन को प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप होने से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। So among isomeric aldehydes and ketones have slightly higher boiling points than aldehydes, and the reason of this is presence of 2 electron donating alkyl groups. Alkyl groups here 2, and in aldehyde there is only one alkyl group, and alkyl group show plus I effect, and 2 alkyl groups surround the CO group which मेक्स देम मोर पोलर, जो कि कीटोन को ज़्यादा पोलर बना देंगे और उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कीटोन का स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा आइसोमेरिक एल्डिहाइड से। अब अगर ये कहें इसमें कि इनको अरेंज करें, फॉर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं CH3COOH और एक हमने लिया CH3COCH3, एक हम लेते हैं CH3
CH2CH2OH, और एक हम लेते हैं प्रोपेनॉल CH3CH2CHO। अगर मॉलिक्यूलर मास का जिक्र करें तो इसका कितना आ जाएगा 60 MU, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 58, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 60, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 58। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा CH3COOH में, इससे कम अल्कोहल में। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले CH3CH2CH2OH। कार्बन एटम नहीं देखने, यहाँ 3 कार्बन है यहाँ 2 हैं, लेकिन मास देखना है आपको, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं हम। तो सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड का हो गया, उससे कम प्रोपेन 1 ऑल का हो गया, इससे कम हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में स्लाइटली कीटोन का ज़्यादा होगा CH3COCH3, और एल्डिहाइड का सबसे कम CH3CH2CHO। यह ऑर्डर आ जाएगा इनका, यह इनका ऑर्डर आ जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले इस तरह से ऑर्डर लगाना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यह ऑर्डर आ जाएगा इनका। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सॉल्युबिलिटी। If we talk about the solubility, then lower aldehydes and ketones containing up to 4 carbon atoms, are soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding। 4 कार्बन एटम तक के जो एल्डिहाइड कीटोन होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बोनाइल ग्रुप एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये देखिए फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम लिखें C+O एल्डिहाइड, और यहाँ पर हम लें वाटर मॉलिक्यूल, तो देखिए इनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये एंड डेल पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा डेल नेगेटिव, एंड दिस इज डेल नेगेटिव एंड दिस इज डेल पॉजिटिव, दिस इज डेल नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। कीटोन में दिखाना है तो H की जगह यहाँ पर क्या ले लें, R ले लें, तो कीटोन आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लोअर एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की, दैट इज कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स। तो कौन से आ जाएंगे, जैसे मिथेनॉल आ गया, इथेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, ब्यूटेनॉल आ गया, प्रोपेनॉन आ गया एंड ब्यूटेनॉन आ गया, क्योंकि इथेनॉन तो होगा नहीं, तो प्रोपेनॉन ही होता है, सबसे छोटा जो कीटोन होता है प्रोपेनॉन ही होता है। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इनकी डिक्रीज करती चली जाएगी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। और हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, अल्काइल ग्रुप बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी वाटर में। तो हम यह भी कह सकते हैं कि हायर मेंबर्स जो होंगे जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब इसी तरह अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लें तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एनालोगस, क्योंकि उनके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट जो बेंजीन रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है, वो नॉन पोलर होता है, तो लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट उनमें प्रेजेंट होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, जिसकी वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू एलिफेटिक एनालोगस। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेयरली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब लेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज।
chemical properties of aldehyde and ketones की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब आपको ये पता है कि इनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये पोलर होगा, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप जो कि पोलराइज्ड है, और बहुत सारी ये कॉमन रिएक्शन दिखाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। लेकिन एक इनमें जो ये फर्क है कि एल्डिहाइड के अंदर एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स, और हाइड्रोजन एटम की वजह से बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जो एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफर करती हैं। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों किस में डिफर करते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड के पास एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ कार्बोनाइल कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा कीटोन में। तो इसकी वजह से एल्डिहाइड्स जो होंगे वो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें डिफर करेंगे कीटोन से। और जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस हैं उनको हम मेनली डिवाइड करके चलते हैं कौन कौन सी रिएक्शन में। फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शंस हम इनमें पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय elimination of water molecule, elimination of water molecule। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ हम इनमें पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विद अल्कलीज, रिएक्शन विद अल्कलीज। ये वाली जो रिएक्शन सभी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो रिएक्शन है इस पे हर साल क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ हम इसमें पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। और इसके अलावा कुछ और इसमें एक्स्ट्रा रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, दैट इज मिसलेनियस रिएक्शन। यह रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। और पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, इससे स्टार्ट करके चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वाला ग्रुप जो आप देखेंगे ये किस किस में प्रेजेंट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप ये प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में। एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शन ये कौन सी दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन एसिड और उसके डेरिवेटिव में क्या दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं। अब देखो एल्कीन की तरह यह भी, जैसे एल्कीन है आपके पास, उसी तरह एल्डिहाइड कीटोन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इनमें भी एडिशन होगा, इनमें भी एडिशन होगा। लेकिन यहाँ पे एडिशन कौन सा होता है, अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जनरल मैकेनिज्म चलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये लेकर के चलते हैं। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस इज पोलर वन, जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा ये पोलर है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे क्या रहेगा डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन पे क्या रहेगा डेल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह किसकी तरह बिहेव करेगा, यह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये कार्बन क्योंकि इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए जैसे हमने बताया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है यह पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकता है, जो पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पर अटैक कर सकता है, और ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर यहाँ से अटैक करेगा, और किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करके कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मूव करके आपके ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा होगा, नेगेटिव -E इफेक्ट यहाँ पर शो करेंगे, ये माइनस यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे मूव करके जाएंगे उससे दूसरे एटम पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन पे जाएंगे, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर यानी यहाँ ऊपर से इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यह sp2 से किस में चला जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, sp2 से sp3 में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हम कहें तो ये sp3 में चला जाएगा, ये O नेगेटिव आ गया। और इसके बावजूद यहाँ पर ये जो स्टेप होगा ये हमारा स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और जहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेंगे। H पॉजिटिव कहाँ से लेंगे, या तो ये H पॉजिटिव लेंगे रिएजेंट से या लेंगे सॉल्वेंट से, एंड दिस स्टेप विल बी फास्ट, यह स्टेप फास्ट होगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यह न्यूक्लियोफाइल, और यह आ गया OH। फिर से देखिए बेटा एक बार बता रहा हूँ इसके मैकेनिज्म में क्या होगा। जो कार्बोनाइल ग्रुप है यह पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। जब एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप के क्लोज आएगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और अटैक करके कार्बन को sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भेज देगा, और यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और ये फिर क्या करेगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यह ऑक्सीजन जो है एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगी, या तो रिएजेंट से या सॉल्वेंट से, और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, और मैकेनिज्म सिर्फ यही चलेगा हर किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कि यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से कार्बन sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। अब यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी या तो सॉल्वेंट से या रिएजेंट से और एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। तो ये हो जाएगा मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब इसमें एक चीज और आती है यहाँ पर, रोल ऑफ एसिड। एसिड का रोल देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कि एसिड का क्या रोल होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है तो वीक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या हो, या तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाए जिसकी वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पे अटैक कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एसिड डालते हैं। जब एसिड इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इस पे लॉन पेयर हैं, ये लॉन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी और इसको एक्सेप्ट करके यह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके। और अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी वजह से यह पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेगी। और यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी यहाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है और अब वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पे इजीली अटैक कर देगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो भी इस पे इजीली अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसमें हम एसिड डालते हैं। तो एसिडिक जो है मीडियम जो होगा ये स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, हम ज़्यादा एसिड नहीं डाल सकते इसके अंदर। अगर ज़्यादा एसिड डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, यह वीक न्यूक्लियोफाइल है, यही H पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल है यही H पॉजिटिव से लेकर के और यहाँ पर ये बना देगा। और अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज जो होगा वो फिनिश हो जाएगा और अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो एसिडिक मीडियम है वो एक पर्टिकुलर पीएच हमें रखनी पड़ती है। यहाँ पे वीकली एसिडिक मीडियम रखते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक मीडियम कर दिया तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही H पॉजिटिव को लेकर के और यह स्पीसीज बना देगा जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यानी अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए एक पर्टिकुलर पीएच में क्यों कह रहा हूँ, अगर एसिड कम है तो यह वाला प्रोसेस नहीं होगा और अगर एसिड ज़्यादा है तो यह प्रोसेस हो जाएगा। एसिड कम है तो वह कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बना पाएगा, कार्बन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा। और अगर आपने ज़्यादा एसिड डाल दिया तो न्यूक्लियोफाइल ही एसिड से रिएक्ट करके और यह स्पीसीज बना देगा जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक फिनिश हो जाएंगे और यह कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर पीएच इनमें मेंटेन की जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप पोलर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह तो बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और यह बन गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं कर देता, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं करता, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं। ऑक्सीजन पे भी तो नेगेटिव चार्ज आया है तो इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते, उसका क्या रीजन है।
तो उसका रीजन देखिए, फर्स्ट रीजन उसका ये आ जाएगा कि जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो यह अटैक होने के बावजूद यहाँ कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच, ये देखिए कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो यह कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच एक नया बॉन्ड बनता है और यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दूसरा, जब यहाँ कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बनेगा यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की। तो ऑक्सीजन इजीली नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है, इसकी वजह से भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देता है। और अगर थर्ड रीजन इसमें हम देखें जो यहाँ हमने दिखाया है कि यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम H पॉजिटिव को लेकर के चले जो यहाँ हमने बताया था, इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल कह सकता हूँ। जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, यह रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा आप देखिए इस साइड रिएक्टेंट की तरफ ही लाई कर रहा है, ये दिखाया भी हमने एरो से कि ज़्यादा रिएक्टेंट की तरफ ही लाई कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे अटैक करता है तो रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम ज़्यादा रिएक्टेंट की तरफ ही लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो स्टेप है यह केवल कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को, यह इनिशिएट नहीं कर रहा, यह केवल क्या कर रहा है यहाँ पर, दिस स्टेप ओनली कैटालाइज रादर देन इनिशिएटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यह केवल कैटालाइज कर रहा है, दिस स्टेप कैन ओनली कैटालाइज रादर देन इनिशिएटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो दीज आर द थ्री रीजंस ड्यू टू विच कार्बोनाइल कंपाउंड्स show nucleophilic addition reaction but not electrophilic addition reaction. Now we are taking relative reactivity of aldehyde and ketones towards the nucleophilic addition reaction. aldehyde और ketones में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है towards the nucleophilic addition reaction? तो aldehydes are more reactive than ketones. aldehydes जो होंगे इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, यह पूछा भी गया है एग्जाम में। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई? तो इसके दो रीजन आएंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर आई इफेक्ट, और सेकंड जो रीजन होगा इसका वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होते हैं ये देखिए यहां पर, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पोलर है और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जितना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होगा और उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और हमें पता है कि एल्डिहाइड में एक और कीटोन्स के अंदर दो एल्काइल ग्रुप हैं और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यह प्लस आई से क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है जो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, यहाँ पर दो ग्रुप है जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। और अगर अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप कीटोन में इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे केवल एक है क्योंकि दूसरा तो हाइड्रोजन है। तो दिस इज द मेन रीजन कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो आर ग्रुप का कम है, जबकि कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कीटोन के अंदर अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से
यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, या हम ये कह दें कि एल्डिहाइड में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है एज कंपेयर टू कीटोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ आसानी से अटैक करेगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे। जितना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी ही जल्दी होगा। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है, एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, जबकि कीटोन में दो हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। दूसरा रीजन स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को अगर हम लेकर के चलते हैं तो देखिए यहाँ कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एल्डिहाइड में यहाँ केवल एक एल्काइल ग्रुप का, जबकि कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप हैं। एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। जितना अल्काइल ग्रुप के नंबर और साइज बढ़ेंगे उतना ये इस कार्बन को स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मुश्किल बनाएंगे। तो यहाँ एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में दो हैं। तो जैसे जैसे नंबर और साइज एल्काइल ग्रुप का बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होता चला जाएगा। तो इसके बेस पे अगर हम कहें तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, ये देखिए दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करे या कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किसी और एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कीटोन से। कहाँ ज़्यादा होगी, टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और स्टेरिक फैक्टर का अगर जिक्र करें तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, एक एल्काइल ग्रुप आ गया और सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिथाइल आ गया यहाँ पर। अगर दो मिथाइल ग्रुप आ जाए तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। ये देखिए मैंने बताया था स्टेरिक फैक्टर में एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड देयर साइज इंक्रीजेज, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स डिफिकल्ट। तो उसका जो अटैक होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे और उनका साइज बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अल्काइल ग्रुप एक भी नहीं है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक है, यहाँ दो हो गए। अब अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दें कीटोन, अगर हम और लेयर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज ये है CS3 CS2 CO CH2 CS3, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दिया हमने तो यह कहानी हो जाएगी। और एल्काइल ग्रुप का साइज अगर हम बढ़ा दें तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। CS3C CS3H C डबल बॉन्ड O CH CS3 CS3। तो एल्काइल ग्रुप का साइज अगर बढ़ता जाएगा यहाँ पर तो जैसे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह हम ये भी दिखा सकते हैं CS3 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 C double bond O and CCS3. So as the number and size of alkyl group increases, reactivity towards the nucleophilic addition reaction decreases. These are the two factors in case of aliphatic aldehyde and ketones. Now we are taking aromatic aldehyde and ketones. Aromatic aldehyde लें तो aromatic aldehyde ये आ गई आपके पास, that is formaldehyde, that is acetaldehyde। और एक हम लेकर के चले यहाँ पर aromatic ketone, एसिटोफिनोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एनालॉगस। जो उनके एलिफैटिक एनालॉगस हो गए उनसे कम रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है, मैंने बताया कि मेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी कि कितनी आसानी से होगी या डिफिकल्टी से होगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी। अगर कोई फैक्टर, ध्यान से सुने, अगर कोई फैक्टर कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मुश्किल करता है, और अगर कोई इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है
तो वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिएक्शंस को फास्ट करता है यानी इजी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ CHO ग्रुप लगा हुआ और बेंजीन रिंग यहाँ पर +R इफेक्ट शो करेगा और ये देखिए +R इफेक्ट से यह कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। देखिए मैं एरोमेटिक जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे उनमें जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो है यह अपने रेजोनेंस इफेक्ट से है, ये देखिए कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जबकि आप एलिफेटिक में देख रहे थे तो एलिफेटिक अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में आपने यह देखा था कि कार्बन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी वो +I इफेक्ट की वजह से हो रही थी, +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे +R से कर रहा है और R जो होता है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है I से, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड ज़्यादा डोनेट करेंगे। और दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ पे बल्कि है, इसकी वजह से कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना भी मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन से एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉगस टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह इसका रीजन आ जाएगा। तो अगर इसमें भी हम ये कहें कि एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है और एक हम ले बेंजोफिनोन, एक अगर इसमें हम बेंजोफिनोन लें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो जाएगा इन तीनों में अगर हम कहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ भी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन साथ ही साथ ये +I से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कार्बन की तरफ, और यहाँ पे दो बेंजीन रिंग कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तो इसलिए यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के कंपेरेटिवली ज़्यादा है और इस कार्बन पे इस कार्बन के कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ दूसरी लैंग्वेज में कि ये वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ईजी होगा और यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन तीनों में सबसे आसानी से दिखाएगा और यह सबसे मुश्किल से दिखाएगा। तो इनमें क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, सपोज आपको यही दे दिया कि एक आपके पास है CS3CHO, one is HCHO, other is CS3COCS3 and one is C6H5CHO and other is C6H5COCS3। इनको अरेंज करो तो सबसे जल्दी कौन दिखाएगा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCHO, उसके बाद CS3CHO, उसके बाद CS3COCS3 और उसके बाद दिखाएगा बेंज एल्डिहाइड C6H5CHO और सबसे कम दिखाएगा एसिटोफिनोन C6H5COCS3। यह ऑर्डर आ जाएगा इनका। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं इनको टुवर्ड्स देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यह वाला ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें लेके चलेंगे, जैसा हमने आपको बताया था 1 by 1 हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल लेके चलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी दिखा रही है।